नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है प्रहार का। दिल्ली में केजरीवाल पीएम हाउस तक मार्च करने वाले हैं। चढ़ावा चोरी पर संसद आज भी क्यों ठप है, जीत के बाद पीके का अगला प्लान क्या है, इन तमाम खबरों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि तमिलनाडु से आ रही है। तमिलनाडु के पूर्व डिप्टी सीएम और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन को गिरफ्तार किया गया है। चेन्नई पुलिस ने पूर्व सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस त्रिशा पर की गई विवादित टिप्पणी पर ये हिरासत में लिए गए हैं, कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री विजय और त्रिशा के रिश्ते को लेकर कमेंट किया था उदयनिधि स्टालिन ने, जिस पर तमिलनाडु में सियासत तेज हो गई। उदयनिधि की गिरफ्तारी की मांग लगातार हो रही थी और अब उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और जिस दौरान उदयनिधि स्टालिन को उनके घर से पुलिस लेकर गई, उस दौरान डीएमके के जो कार्यकर्ता हैं वो उनके घर के बाहर इकट्ठा थे। जबरदस्त हंगामा हो रहा था। लेकिन आप देखिए, उदयनिधि स्टालिन को जब पुलिस अपने साथ लेकर गई, उस वक्त उदयनिधि स्टालिन के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं, बल्कि उल्टा मुस्कुराहट है। अपने बयान पर कोई रिग्रेट उदयनिधि स्टालिन को है नहीं। ऐसा लग रहा है कि जो कुछ उन्होंने बोला वो सोच समझकर बोला था। हालांकि जो टिप्पणी उदयनिधि स्टालिन ने की थी, वो टिप्पणी वल्गर टिप्पणी थी, वो डबल मीनिंग टिप्पणी थी जो एक्ट्रेस त्रिशा को लेकर की गई थी। दरअसल कावेरी कार्यक्रम में उदयनिधि स्टालिन बोल रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो अब उनके लिए मुश्किलों का सबब बन सकता है। टी राघवन मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवन, सबसे पहले अपडेट बताइए, कहां उदयनिधि स्टालिन को लेकर चेन्नई पुलिस पहुंची है, किस थाने में लेकर गई है, और फिलहाल डीएमके के कार्यकर्ता क्या हंगामा कर रहे हैं, सब कुछ शांत है? जी देखिए, ईसीआर ईस्ट कोस्ट रोड पर उनके घर से पुलिस ने उदयनिधि स्टालिन को डिटेन किया था। उनके अरेस्ट करने की सारी प्रक्रिया जो है वो चल रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है, डीएमके की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उन्हें ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल उन्हें नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ले जाने की कोशिश की गई थी। उस वक्त घर के बाहर और ईस्ट कोस्ट रोड जो मेन है, कह सकते हैं नेशनल हाईवे है, वहां पर डीएमके के कार्यकर्ताओं ने रोड जाम किया था। लेकिन बाद में पुलिस ने समझाइश के बाद उदयनिधि स्टालिन ने भी अपील की कि ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद उन्हें अभी फिलहाल पुलिस स्टेशन ले जाया जा चुका है। दो इसमें बड़े डेवलपमेंट, एक ये हो रहा है कि डीएमके के तमाम कार्यकर्ता नेता जो हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पूरे तमिलनाडु में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, तुरंत जो है कोर्ट की तरफ अप्रोच किया गया है डीएमके की तरफ से, ये कहते हुए कि ऐसी कोई भी जब ऐसी घटना होती है, जब स्टेट को ये लगता है कि किसी नेता ने किसी महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, तो उसका सोल्यूशन जो है वो एक नोटिस, लीगल नोटिस देकर होता है। सीधा गिरफ्तार करना जो है वो एक तानाशाही रवैया जो है विजय की सरकार अपना रही है। इस दलील को लेकर जो केदारनाथ का एक केस है, उसके अलावा जो मध्य प्रदेश का एक केस है, इसका संज्ञान लेते हुए कोर्ट अप्रोच किया गया है। हालांकि उदयनिधि स्टालिन की बात कर लें तो प्राची, बहुत ही कह सकता है कि एक द्विअर्थी, बहुत अभद्र टिप्पणी जो है उन्होंने एक अभिनेत्री के खिलाफ की थी, जिसका कह सकता है नुकसान उन्हें हुआ है। हालांकि डीएमके लगातार ये कह रही है कि इसका सोल्यूशन डायरेक्ट अरेस्ट नहीं था, इसमें उनको नोटिस दिया जाना चाहिए था, उनसे जवाब मांगा जाता, और अगर जवाब से संतुष्ट पुलिस नहीं होती तो फिर आगे की कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती। इसी दलील को लेकर अब वो कोर्ट का रुख कर रहे हैं। अब देखिए, डीएमके कुछ भी कहे, लेकिन फिलहाल उदयनिधि स्टालिन की जो बॉडी लैंग्वेज है टी राघवन, उसको देखकर तो लगता है कि उन्हें अपने इस बयान पर कोई रिग्रेट है नहीं। जानबूझकर ऐसा बयान दिया गया है, कम से कम उनके चेहरे पर जो स्माइल है वो तो यही बता रही है। शुक्रिया आपका राघवन तमाम जानकारी के लिए। चेन्नई में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एक्शन पर टेंशन हाई है, तो इधर दिल्ली में E20 पेट्रोल को लेकर सियासी हंगामा तेज हो गया है। बड़ी खबर यह है कि थोड़ी ही देर में आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल पीएम हाउस तक प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगे। अरविंद केजरीवाल E20 पेट्रोल के खिलाफ पार्टी दफ्तर से पीएम हाउस की तरफ कूच करेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस मार्च को परमिशन नहीं दी है, बावजूद इसके केजरीवाल प्रधानमंत्री आवास की तरफ कूच करेंगे। केजरीवाल को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा टाइट कर दी है। पीएम हाउस की तरफ जाने वाले रास्तों पर, खासतौर से फिरोजशाह रोड पर जबरदस्त बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस जहां भी केजरीवाल को रोकेगी वो वहीं पर धरने पर बैठ जाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल E20 पेट्रोल के मसले पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए पैदल मार्च आज प्रधानमंत्री हाउस तक अरविंद केजरीवाल करने जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस से इस मार्च की परमिशन अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास तक कनेक्ट करने वाले जितने भी रास्ते हैं वहां पर भारी सुरक्षा बल को डिप्लॉय किया गया है और बैरिकेड से रास्ते को रोक दिया गया है। दरअसल पिछले दिनों पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी ने भी पीएम हाउस का घेराव किया था और अब अरविंद केजरीवाल भी उसी स्ट्रैटेजी पर चलना चाहते हैं, वही मॉडल अपनाना चाहते हैं। केजरीवाल ने E20 पेट्रोल के खिलाफ देश भर में पिटीशन कैंपेन चलाया। दावा है कि 2 लाख से ज्यादा लोगों ने
उन्होंने उस पर साइन किए और आज केजरीवाल 100 लोगों को लेकर जाएंगे और पीएम आवास पर जनहित याचिकाएं चिपकाएंगे, वहां पर सौंपेंगे अरविंद केजरीवाल। अब देखिए, हाई सिक्योरिटी जोन होता है प्रधानमंत्री का आवास, ऐसे में मार्च की इजाजत या प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं होती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। कुमार सोनू, पवन नारा और भास्कर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरे 3 सहयोगी। भास्कर, आपके पास मैं आ रही हूं। सबसे पहले आप जरा बताइए, अरविंद केजरीवाल की स्ट्रैटेजी है क्या? जो राहुल गांधी ने किया सेम वैसे ही करके लाइमलाइट में आना चाहते हैं या कोई बड़ा नैरेटिव सेट करना चाहते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल की स्ट्रेटजी बहुत साफ है। सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद ऐसा लगा कि देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सरकार से नाराज हैं और उनको लामबंद किया जा सकता है। सीजेपी में जो समर्थन दिया आम आदमी पार्टी ने दिया और उसके तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल ने इस बात की घोषणा कर दी कि E20 को लेकर हम आंदोलन चलाएंगे और आंदोलन वो जिस तरह से पहले करते थे वही रास्ता अख्तियार करेंगे। आपको याद होगा, पार्टी बनाने से पहले अरविंद केजरीवाल एक बार बिजली का आंदोलन कर रहे थे और लोगों की बिजली बिल 1 लाख से अधिक बिजली बिल की कॉपी सीमापुरी से लेके चले थे, भैरव मार्ग तक आए थे। उनको तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर जाना था, वहां पे रोका गया और आज एक बार फिर उन्होंने यही किया है। 2,33,000 पिटीशन मंगवाए गए हैं पूरे देश भर से और उस पे लोगों के साइन किए हुए हैं और वो कॉपी लेके अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आगे जाएंगे और जहां पुलिस रोकेगी उनको वहीं पे रुक जाएंगे। हालांकि पहले से ही अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि महज 100 लोग जो पुलिस से न डरते हो ऐसे लोगों को साथ लेके हम जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों के सर पे देख सकते हैं कि वो पिटीशन की कॉपी रखी हुई है और आम आदमी पार्टी के द्वारा ये इंतजाम किया गया है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग जो टीम है उनको एक तरह से ऐसे लामबंद किया गया कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट की टीम सबसे पहले रहेगी, उसके बाद कौन सी टीम रहेगी और सबके हाथ में ये पिटीशन की कॉपी है और ये लेके पीएम हाउस तक जाने का प्लान है। हालांकि आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को ये अच्छी तरह से पता है कि यहां से महज 150 मीटर जाएंगे, उसके बाद 5 फिरोजशाह रोड के पास में बैरिकेटिंग है और वहीं पे उनको रोक दिया जाएगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल रुकेंगे नहीं। बिल्कुल ठीक। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करने की इजाजत दी नहीं जा सकती है, लेकिन मसला राजनीति का है, मसला नैरेटिव का है, तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल आज ये प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, मार्च करने जा रहे हैं। अब कुमार सोनू, आप भी तैयारी जरा दिखा दीजिए, दिल्ली पुलिस की क्या तैयारी है अरविंद केजरीवाल की इस कॉल को लेकर? देखिए, दिल्ली पुलिस ने इस वक्त जो फिरोजशाह रोड है उसको बैरिकेटिंग लगाकर 3 लेयर की बैरिकेटिंग की है, उसको रोक दिया है। आगे भी रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, पीछे भी दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स, वाटर कैनन को जो है यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी के जरिए जो है या आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रदर्शन की या प्रोटेस्ट मार्च की परमिशन नहीं मांगी गई और ना ही पुलिस की तरफ से इस प्रोटेस्ट मार्च को इजाजत दी गई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट के आला अधिकारी और दिल्ली पुलिस के जो तमाम डिस्ट्रिक्ट के फोर्स है वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। पूरा बंद कर दिया गया है। तकरीबन यहाँ पर जो है 300 से ज्यादा जो पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसके साथ साथ खुद डीसीपी मौके पर हैं और पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि यहां से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। रूट को डाइवर्ट किया गया क्योंकि फिरोजशाह रोड जो है वो सीधा सेंट्रल दिल्ली और नई दिल्ली को लिंक करने वाला रोड है, मेन रोड है, तो ऐसे में इसको डाइवर्ट किया गया है ताकि ट्रैफिक का डाइवर्जन जब हो तो किसी तरह से जो ट्रैफिक जाम की समस्या है वो ना लगे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने साफ किया है कि जहां पर भी प्रदर्शनकारियों को रोका जाएगा, प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को रोका जाएगा, वहीं पर जो है वो बैठकर प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल कितनी देर चलता है? मैं कुमार सोनू आपको बीच में रोक रही हूँ, भास्कर के पास हलचल है, सीधा भास्कर के पास चलते हैं। जी भास्कर, क्या प्रोटेस्ट शुरू हुआ, क्या मार्च शुरू हो गया है? बिल्कुल, मार्च शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, तमाम जो सीनियर नेता है सबसे आगे लीड कर रहे हैं और पार्टी ऑफिस से निकल चुके हैं। साथ में उनके कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी के जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग कार्यकर्ता हैं, उनके हाथ में पिटीशन की कॉपी है। सबसे आगे अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं और उनके साथ में जो सीनियर लीडरशिप है वो चल रही है और यहां से महज 100 से 150 मीटर आगे तक चलेंगे ये लोग। लेकिन जो तैयारी है उसके मुताबिक ऐसा है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो कार्यकर्ता हैं उनको जिम्मा दिया गया है कि कौन सबसे पहले रहेगा, कौन बाद में रहेगा और इस तरह से धीरे धीरे आगे चलना है। जो आम आदमी पार्टी का दफ्तर है उसके पास पहले से ही पुलिस की और पैरामिलिट्री फोर्स की तैयारी है जिससे यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट निकाला जाए और आगे तक चले। हम लोग ये कॉल किया जा रहा है कि यहाँ से कम जहाँ पुलिस नहीं रोक पाती है हमें,
वहां तक चलें और जहां पुलिस रोक देगी वहीं पे हम बैठ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जिस तरह का प्रदर्शन करते थे, जिसके लिए वो जाने जाते थे, वो सत्ता में आने के बाद एक तरह से छूट गया था, आप कह सकते हैं। और ये पहला मौका है एक दशक के बाद कि अरविंद केजरीवाल फिर से ये कोशिश कर रहे हैं कि वो दिखें, वो सड़क पे दिखें, वो संघर्ष करते हुए दिखें और वो एक मैसेज जाएगा। हालांकि इस वक्त पूरी पार्टी ये कोशिश कर रही थी कि पंजाब में पूरा जोर लगाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी इस मौके पे अरविंद केजरीवाल को ऐसा लग रहा है कि पूरे देश भर में समर्थन मिल सकता है। इस लिहाज से सभी बड़े नेता, सभी इकाइयों को बुलाया गया है और सब यहाँ मिलके एक साथ जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरविंद, मनीष सब साथ में हैं। मनीष जी ये प्रधानमंत्री जी के घर तक हमें जाना है और करीब 2.25 लाख 2.5 लाख चिट्ठियां देश के लोगों की हैं जिनकी गाड़ी खराब हो रही है, जो दुखी हैं। ट्रंप की गुलामी के चक्कर में नरेंद्र मोदी जी ने 30 करोड़ गाड़ी वालों के साथ धोखा कर दिया है। तो आज उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यहाँ 100 लोग हैं जो चिट्ठी लिख के जा रहे हैं कि ट्रंप के दबाव में, अमेरिका के दबाव में नरेंद्र मोदी जी ने इतना एथेनॉल उनसे खरीदने का वादा कर दिया है, भारत की गाड़ियों में उसको सप्लाई करवा रहे हैं। ये बहुत गलत कर रहे हैं मोदी। लेकिन पहले से ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी, आप लोगों को आगे नहीं दिया जाए। मोदी जी को चाहिए कि जितनी मेहनत इस पे कर रहे हैं, ट्रंप की गुलामी बंद करें, अमेरिका की गुलामी बंद करें। ये पुलिस से लोकतंत्र को क्यों गुलाम बना रहे हैं? देखिए मनीष जी, ये साफ कह रहे हैं कि जो अमेरिका के दावा में कर रहे हैं उसके विरोध में ये प्रदर्शन है। अरविंद केजरीवाल से भी हम भी एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे आगे तमाम मीडिया कर्मियों से घिरे हुए अरविंद केजरीवाल आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये दरअसल मैसेज है E20 जो देश भर में तमाम लोग अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन सबको एक साथ लाया जाए और उन सबको एक मंच दिया जाए। आम आदमी पार्टी ये कोशिश कर रही है कि एक साथ मिलके जिस तरह से CGP को सफल बनाया गया है उसी तरह से E20 के इस प्रोटेस्ट को भी चोरी बंद देखिए, ट्रंप के दबाव में मोदी जी बंद करो, इथेनॉल इंपोर्ट कर रहे हैं यूएसए से। गुलामी बंद करो। यूएसए के पास सरप्लस इथेनॉल है, वो उसको कूड़े में फेंकते हैं और ट्रंप के सामने मोदी जी झुके हुए हैं और पूरा देश उस वजह से दुखी है। आप अरविंद जी को सुन रहे हैं, वो अरविंद जी भी यही कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है कि अमेरिका के दबाव में हो रहा है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल ने यही रीजन दिया था कि देश में एथेनॉल का प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं है और एथेनॉल अमेरिका बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है और ट्रंप के आगे सरकार लाचार है और अमेरिकी एथेनॉल को इंपोर्ट करना मजबूरी बन गई है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो वही आरोप लेवल करते हुए अरविंद केजरीवाल अपने तमाम समर्थकों के साथ आगे जा रहे हैं। उनके साथ सीनियर नेता जरूर हैं लेकिन कार्यकर्ता बहुत कम बुलाए गए जी। ये कॉल दिया गया था कि सिर्फ 100 लीडर होंगे जिनके हाथ ठीक है में भास्कर, पर्चियां होंगी। 100 लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल अपने मार्च को शुरू कर चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास तक जाना है लेकिन बीच में ही दिल्ली पुलिस ने तैयारी कर रखी है। अरविंद केजरीवाल के साथ जितने भी लोग पहुंच रहे हैं उनको रोका जाएगा। पवन, आप कहां पर मौजूद हैं? अरविंद केजरीवाल ने अपने मार्च की शुरुआत कर दी है, क्या तैयारी दिल्ली पुलिस की नजर आ रही है? कहां तक पहुंच पाएंगे अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल प्राची, जहां अभी भास्कर थे उससे 50 मीटर हम आगे हैं, धक्का मुक्की से थोड़ा दूर 100 लोग हैं जिनके हाथों में इस तरह की पिटीशन है। पिटीशन में लिखा गया है कि देश में E20 को लेकर हाहाकार है और प्रधानमंत्री नहीं सुन रहे हैं। 2 लाख पिटीशन होने का दावा है और यहां से अगर आप निकलेंगे तो बाहर ली मेरिडियन चौक पर ये पूरी बैरिकेडिंग की गई है और अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि वो प्रधानमंत्री आवास तक मार्च नहीं कर पाएंगे, जहां उन्हें रोका जाएगा वो रुक जाएंगे, लेकिन वो यहां प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 लाख कॉपीज साइन होने का दावा करना आसान है, लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल है। तो अरविंद केजरीवाल ने लोगों को इकट्ठा करके कोई रैली करने की बजाय पिटीशन का रास्ता चुना है। और अगर आप पिटीशन देखेंगे तो इसमें नीचे जो लिखा गया है
केरला से किसी का है वसीक मोहम्मद, लेकिन उसमें कोई साइन नहीं है, डिजिटल लिखा गया स्टॉप E20 साइंड 2026। तो सबका नाम कर्सिव राइटिंग में साइन है। तो इन 2 लाख में से कितने ओरिजिनल हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन पॉलिटिक्स में साइंस से ज्यादा नैरेटिव मायने रखता है। उनके लिए उनका इथेनॉल कूड़ा है। ट्रंप के दबाव में, ट्रंप ने मोदी जी पे दबाव डाला है। ट्रंप के दबाव में मोदी जी अमेरिका का इथेनॉल इंपोर्ट कर रहे हैं बहुत बड़े मात्रा में। अब अपने यूएसए के इथेनॉल का क्या करें, इसलिए ये E20 जबरदस्ती थोपा जा रहा है देश के ऊपर। अमेरिका का जो कूड़ा है वो हमारे देश की गाड़ियों में जबरदस्ती ठूसा जा रहा है, जिसकी वजह से सबकी गाड़ियां खराब हो रही हैं। हम मोदी जी से निवेदन करना चाहते हैं कि ट्रंप के सामने ऐसे मत लेटो, थोड़ा सा हिम्मत दिखाओ। पूरा देश दुखी है, ये E20 बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आज हम 2 लाख चिट्ठियां लेके और पीछे जितने लोग हैं, ये 100 लोग साथ जा रहे हैं जो पीड़ित हैं, जिनकी या तो गाड़ियां खराब हुई हैं या उनकी माइलेज कम हुई है, ये सब लोग साथ जा रहे हैं हम प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल को आपने सुना। अरविंद केजरीवाल यही नैरेटिव बना रहे हैं कि ट्रंप के दबाव में आकर ये सरकार E20 का उपयोग कर रही है और इस E20 के उपयोग को बंद करना होगा। दरअसल अरविंद केजरीवाल की राजनीति को जो लोग समझते हैं वो जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स यही है। वो सड़क पर उतरकर दबाव बनाते हैं, सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करते हैं और उसके माध्यम से एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं। और एक बार फिर से खासकर उसी दिशा और दशा में अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति को लेकर जाना चाहते हैं, जिससे उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी जब सत्ता में थे। तो ये स्टाइल खत्म हो गया था, फिर से इस स्टाइल पर वापस कायम होना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल मार्च करके। बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल के ऊपर में पिछले कुछ वर्षों में ये दबाव भी बन रहा था। लोगों ने आरोप भी लगाया था, जब से सत्ता में आए संघर्ष का रास्ता भूल गए। आज एक ऐसा मौका मिला है अरविंद केजरीवाल को सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद कि उनको लगता है कि दबाव बनाया जा सकता है सरकार के ऊपर में। मुद्दा चुना E20 का। E20 को लेके देश भर में बहुत बज है। इनको ऐसा लगता है कि इसको लेके लोगों को लामबंद करना बहुत आसान है और जो संगठन इनका दिल्ली में है, पंजाब में है, वो लोग तो आसानी से जुड़ ही जाएंगे। तो इस लिहाज से ये किया जा रहा है। पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। यहां तक कह दिया कि पेट्रोल जो है वो 84 रुपए से ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए और इवन अगर वो E20 है तो वो और सस्ता होना चाहिए। ये लोगों को बताया कि सरकार ज्यादा पैसा ले रही है आपसे। जी। एक तरह से समर्थन लेने की कोशिश थी और उसके बाद जैसे जैसे ये समय बीता उसके बाद उन्होंने तुरंत प्लान बना दिया कि हम पीएम आवास का घेराव करेंगे। पहले जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल होना, फिर राहुल गांधी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के तरह ही अपनी पॉलिटिक्स को करना और पीएम आवास के घेराव की बात करना, ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। मामला सियासी है और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और अब खबर संसद से है, जहां विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया, जिस पर हंगामा हुआ। खड़गे ने कहा कि राम मंदिर में दान जमीन खरीद में गंभीर आरोप लगे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया। खुद पीएम मोदी ने संसद में ट्रस्ट के गठन का ऐलान किया था। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो आप जवाब देने से नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए, ईडी, सीबीआई और अन्य केंद्रीय जांच
देखिए, खड़गे ने राज्यसभा के अंदर ये बयान दिया तो उस पर जबरदस्त हंगामा भी हुआ। विपक्ष संसद परिसर में लगातार प्रदर्शन कर रहा है और इसी दौरान केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि बाकी विपक्ष को भी मौका मिले, हर बार खड़गे ही क्यों बोलते हैं, बार बार एक ही मुद्दा उठाने ना दिया जाए, किरण रिजिजू ने कहा। संसदीय कार्य मंत्री ने खड़गे के बयान पर आपत्ति जताई और ये कहा कि खड़गे ने समय का मिसयूज किया है, बार बार एक ही मुद्दे को उठाया जा रहा है, एलओपी हर बार एक ही मुद्दा उठा रहे हैं, किसी और को भी समय दिया जाए, बाकी विपक्ष को भी मौका दिया जाए ताकि अलग अलग मसलों पर राज्यसभा के अंदर चर्चा हो सके। ये मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं, तो दूसरा का बात सुनता नहीं है। आप खुद ही बोलना चाहते हैं सर, आप ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय, ये हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। हाउस सबका है, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन का सिर्फ हाउस नहीं है सर, इसको और परमिशन नहीं मिलना चाहिए। अब सदन के अंदर जो हो रहा है वो तो आप देख रहे हैं, सदन के बाहर भी ऐसा ही हो रहा है। संसद परिसर में भी लगातार हंगामा और प्रदर्शन हो रहा है, साथ ही संसद भी नहीं चल पा रही है। आज भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया, तो वहीं संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने आज भी अमित शाह से बयान की मांग की और चढ़ावा चोरी को लेकर प्रदर्शन किया। विपक्ष 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुए पुलिस एक्शन पर शाह के बयान पर अड़ा हुआ है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसदों ने आज भी दान पेटी में चंदा डालकर प्रोटेस्ट किया है। तो हर रोज जब से नीट के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो संसद परिसर में दान पेटी लेकर पहुंच रहे हैं और आज भी वो दान पेटी लेकर पहुंचे। बाकायदा उसमें दान समाजवादी पार्टी के सांसद देते हैं, तमाम विपक्षी दलों के सांसद उसमें दान डालते हुए नजर आते हैं, चढ़ावा डालते हुए नजर आते हैं, पोस्टर्स लेकर नारेबाजी की जाती है और इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। बात ये नहीं है कि हमें कितना चंदा मिला, बात ये है कि आखिरकार राम मंदिर से कितना चंदा चोरी हुआ है, कितनी धातुएं चोरी हुई हैं, कितने आभूषण चोरी हुए हैं, जो जमीन में घपले हुए हैं वो किसके अकाउंट में पैसा गया, जो न जाने कितने करोड़ रुपए जमीन के घपले हुए हैं। तो सवाल इस बात का है, यहाँ पे तो हम एक चीज बता रहे हैं आप लोगों को कि वाकई में बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देश की जो भावनाओं से खिलवाड़ किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और उनसे जुड़े हुए संगठनों ने। तो हम चाहते हैं कि ये चीज साफ होकर आए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये देश का पैसा है, ये देश की लोगों का पैसा है, ये देश के जो लोग हैं जिन्होंने बहुत ही भाव के साथ, बहुत ही डिवोशन के साथ जो अर्पित करा है, ये उसका पैसा है। राम मंदिर कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं इससे, और ये देश के ये जो पैसा है ये देश की धरोहर है। हम नहीं चाहते कि ये किसी संगठन के प्रयोग में आए, किसी संगठन को चलाने के लिए। हम चाहते हैं कि जिस श्रद्धा और भाव के साथ लोगों ने इस पैसा को दिया है वो सही तरह से इस्तेमाल हो, और जो ये ट्रस्ट भी बना है, मैं नहीं समझती ट्रस्ट भी सही ढंग से बना है। ये रोटेटिंग और ये इलेक्शन टाइप के लोग अपने नाम दे अलग अलग पार्टीज के, जिससे कि कोई भी इसमें चीटिंग, कोई भी इसमें भ्रष्टाचार ना हो पाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को पुलिस ने रोक लिया है। फिरोजशाह कोटला रोड पर अरविंद केजरीवाल को रोक लिया है। पीएम आवास की ओर मार्च कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के साथ सिसोदिया, संजय सिंह मौजूद हैं। E20 के मसले पर सरकार को घेरने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और इसी सिलसिले में अपने पार्टी दफ्तर से प्रधानमंत्री आवास की तरफ अरविंद केजरीवाल ने कूच किया, मार्च निकालने का ऐलान किया था। हालांकि पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से अरविंद केजरीवाल को इस मार्च की इजाजत नहीं दी गई थी। अरविंद केजरीवाल भी ये जानते थे कि उन्हें पीएम आवास तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा, इसलिए पहले ही अरविंद केजरीवाल और उनके समर्थकों ने ऐलान कर दिया था कि जहां पुलिस उन्हें रोकेगी वहीं पर धरने पर बैठ जाए। ट्रंप के दबाव में मत आइए और अमेरिका से इथेनॉल खरीदना बंद कीजिए। हमारे देश के लोगों पे E20 थोपना बंद कीजिए। देश के लोगों को प्योर पेट्रोल दीजिए। लोग प्योर पेट्रोल चाहते हैं, सस्ता दीजिए। अरविंद जी एक आप आए हैं, पुलिस द्वारा रोक दिया गया है, आप लगातार E20 का मसला उठा रहे हैं। बैठे हैं यहाँ पे, हमारे देश पे थोप रहे हैं, ये सही नहीं है। हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं
कि ट्रंप के दबाव में मत आइए और अमेरिका से इथेनॉल खरीदना बंद कीजिए। हमारे देश के लोगों पे E20 थोपना बंद कीजिए। देश के लोगों को प्योर पेट्रोल दीजिए। लोग प्योर पेट्रोल चाहते हैं, सस्ता दीजिए। अरविंद जी एक आप आए हैं, पुलिस द्वारा रोक दिया गया है, आप लगातार E20 का मसला उठा रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जरूर बुलाएंगे। हम प्रधानमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि आप ट्रंप के दबाव में मत आइए और E20 मत थोपिए। अब आप लोगों को यहाँ पे रोक दिया गया है, आगे क्या कदम रहेगा? वेट कर रहे हैं हम यहाँ पे। हम कहना चाहते हैं कि ट्रंप के दबाव। अब देखिए, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज जमीन पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया भी जमीन पर बैठ गए हैं, यानी कि जहां पर रोका गया है अरविंद केजरीवाल को, वहीं पर धरने पर बैठ गए हैं अरविंद केजरीवाल। पवन नारा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, मैं देख रही हूं कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जहां उनको रोका गया वहीं जमीन पर बैठकर धरना दे रहे हैं। अब आगे क्या रणनीति समझ में आ रही है? बिल्कुल, आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाता हूं। यहां आपको अरविंद केजरीवाल मीडिया से मुखातिब नजर आ रहे हैं और उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो सर पर पिटीशन रखे हुए उनके कार्यकर्ता हैं जो यहां खड़े हैं। आगे बढ़ने को लेकर कोई संघर्ष नहीं है, लेकिन यहां जो कार्यकर्ता थे वो बैठ गए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे संवाद करे, बात करे, वो लोगों की बात को रखने आए हैं। पुलिस की तरफ से बार बार यहां अनाउंस किया जा रहा है कि बीएनएस की धारा 163 लागू है, आप यहां नहीं रुक सकते, हट जाइए। लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी अपने समर्थकों के साथ टिके हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो यहां मनीष सिसोदिया और बाकी सब नेता जमीन पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी भी अपने स्थान पर खड़े हुए हैं। संजय सिंह जमीन पर बैठे हुए हैं, उसके पीछे उनके कार्यकर्ता पिटीशन को यहां कंधे पर उठाए हुए हैं। ये भी जानते हैं कि 100 कार्यकर्ताओं के साथ बैरिकेडिंग को तोड़ पाना आसान नहीं है। पहले महिला दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल्स खड़ी हैं, उसके बाद आरएएफ है और उसके बाद ये पुलिस की तैनाती है। तो कुल मिलाकर यहाँ अरविंद केजरीवाल E20 के मुद्दे पर जनता के बीच सड़क पर खड़े होते दिखना चाहते हैं और यही है। और अब बिल्कुल पवन, आप हमारे साथ बने रहिए, जरा सुन लेते हैं किस तरीके की नारेबाजी हो रही है आम आदमी पार्टी के इस धरने। बीजेपी के अरे भाई अरे ऊपर देखो, ऊपर लगाओ। तो ठीक उसी तरीके की नारेबाजी है जो संसद परिसर में विपक्ष के सांसदों की तरफ से की जाती है, वैसे ही नारेबाजी इस वक्त रोड पर बैठकर आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। भास्कर, अभी कोई संघर्ष की स्थिति तो देखने को मिल नहीं रही। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो जमीन पर बैठ गए हैं, ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जमीन पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। अब आगे क्या स्टैंड आपको आम आदमी पार्टी का नजर आता है? क्या यहाँ से लौट जाएंगे या कुछ और आगे रणनीति तय की गई है? नहीं, यहीं से लौट जाएंगे, ये पहले से तय है, लेकिन कुछ देर यहाँ पे बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने इनको यहाँ पे रोक दिया तो फिर 5 मिनट बैठ के निकल जाएंगे। ये मैसेज देना चाहते हैं। ये मैसेज ये है कि मध्यम वर्ग के लिए अरविंद केजरीवाल आवाज़ उठा रहे हैं। मध्यम वर्ग वो जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है, E20 को लेके वो परेशान है और इस मुद्दे को अरविंद केजरीवाल उठा रहा है। अरविंद केजरीवाल आसानी से इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे ज़रूर उनके नेता और कार्यकर्ता एक बार ऐसा लग रहा है कि रुक गए हैं, लेकिन ये एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है। पुलिस से टकराव नहीं करना है। वो ये मैसेज नहीं देना चाहते हैं कि अराजक स्थिति पैदा हुई है। वो ये नहीं बताना चाहते हैं कि वो बलात् ज़बरदस्ती PM हाउस या PM कार्यालय तक जाना चाहते हैं। वो सिर्फ ये मैसेज देना चाहते हैं इस मुद्दे को लेके वो गंभीर है और लगातार ये उठाते रहेंगे। ये आंदोलन का एक तरह से पहला चरण कह सकते हैं जी। इसके अलावा भी आम आदमी पार्टी स्ट्रैटेजी बना रही है कि E20 को लेके कैसे आगे किया जाए। सड़क पे संघर्ष करना अरविंद केजरीवाल, ठीक है, और अरविंद केजरीवाल फिर से उसी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में लौटकर सरकार पर दबाव बनाने और घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पवन और भास्कर, आप नजर बनाए रखिएगा, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। बांकीपुर के नतीजों के बाद पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल है। संसद भवन परिसर में आज प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के पूर्व CM नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। बांकीपुर रिजल्ट के बाद इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। नीतीश कुमार के साथ JDU के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहे हैं। तो नीतीश कुमार की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। अब इसके क्या मायने हैं, इस पर जरूर अटकलें तरह तरह की लगाई जा रही हैं।
हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, कल ही बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है और आज पूर्व सीएम नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री से मुलाकात, ये कोई संयोग है या इसके पीछे कई राजनीतिक मायने? देखिए, बांकीपुर के रिजल्ट से पहले ये तय थी ये मीटिंग, और क्योंकि नीतीश जी के राज्यसभा सांसद बनने के बाद पार्लियामेंट के दफ्तर में ये पहली मुलाकात होनी थी, तो उस लिहाज से ये हो गया था। लेकिन निश्चित तौर पे बांकीपुर का जो नतीजा रहा है, उन नतीजों को लेकर समझा जा सकता है कि ये जो तकरीबन 15 मिनट की मुलाकात रही है लगभग, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा मौजूद थे, उसमें निश्चित तौर पे बांकीपुर की सीट को लेकर जो रिजल्ट रहा उसको लेकर भी बातचीत हुई होगी। और जेडीयू सोर्सेज से चुनाव नतीजों से पहले जो पता चलता था उसके हिसाब से अगर आप देखें तो बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू, इन तीनों ही दलों में जो सबसे करीब का असेसमेंट था वो जेडीयू का था। बीजेपी के नेता लगातार इस बात को कहते रहे थे वोटिंग से पहले भी और वोटिंग के बाद भी कि लगभग 50% वोट हमारे पास आ रहा है, एक एक बूथ का हमने डाटा ले लिया है। दूसरी तरफ आरजेडी के लोग भी ये कह रहे थे कि बीजेपी जीत रही है क्लियर कट, पीके नहीं जीतेंगे। अपने बारे में भी उनको पता था कि वो नहीं जीत रहे हैं। लेकिन जेडीयू ये बात ज़रूर कह रही थी कि पीके और बीजेपी के कैंडिडेट में ही फाइट हो रही है और कुछ भी हो सकता है। तो उस लिहाज से समझा जा सकता है कि अब जब प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात नीतीश जी की और संजय जी की रही है तो उसमें ये सारी चीज़ें भी बताई गई होंगी और आगे का जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसमें कुछ सलाह मशविरा ज़रूर पीएम को दिया गया होगा जेडीयू के नेताओं द्वारा, या पीएम द्वारा लिया गया होगा जेडीयू के नेताओं से। हालांकि आधिकारिक तौर पर समझा जा सकता है कि ये तीन लोग ही इस बैठक में मौजूद थे, तो कुछ अभी बताया नहीं जा रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। अब देखिए, प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में इतिहास रच दिया है। पटना के बांकीपुर में बीजेपी के 30 साल के दबदबे को 30 दिन में खत्म कर दिया है। बांकीपुर उपचुनाव में जीत के बाद प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जीत के बाद प्रशांत किशोर ने इंडिया टीवी को पहला इंटरव्यू दिया है। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रशांत किशोर ने अपनी जीत की सबसे बड़ी वजह सीएम सम्राट चौधरी को बताया। पीके के मुताबिक जनता में सम्राट चौधरी को लेकर गुस्सा है। बांकीपुर की जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट करके बड़ा संदेश दिया है, ये पीके कह रहे हैं। जनता चाहती है कि बीजेपी बिहार में किसी अच्छे और साफ सुथरी छवि वाले नेता को सीएम बनाए। नीतीश चंद्र के साथ इस एक्सक्लूसिव बातचीत में सम्राट चौधरी पर क्या क्या कहा गया है, देखिए। हमारे साथ हैं जनसुराज पार्टी के सूत्रधार और अब एक नया परिचय, बांकीपुर के नए विधायक प्रशांत किशोर। प्रशांत जी, जितनी बड़ी जीत आपने हासिल की है इसलिए कि बीजेपी का गढ़, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट, आपकी नज़र में जीत के 3 सबसे बड़े कारण क्या हैं? जीत का सबसे बड़ा कारण है सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री के तौर पर जनता की अस्वीकृति। कहीं न कहीं बिहार की जनता और खासकर बांकीपुर के मतदाता सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसलिए इस वोट के माध्यम से लोगों ने ये संदेश भाजपा के नेतृत्व को दिया है कि आप बिहार में किसी बेहतर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। दूसरी वजह रही है भाजपा के लोकल नेताओं का अहंकार, जहां पर उन लोगों ने ये कहा कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो लोग वोट देंगे। लोगों ने उस अहंकार के खिलाफ वोट किया है। और तीसरा, लोगों ने इसलिए वोट दिया है कि जो भाजपा एनडीए के नेता विधायक हैं, सांसद हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर निश्चिंत हैं कि चुनाव वही जीतेंगे, अपने काम के आधार पर नहीं बल्कि मोदी जी के चेहरे पर, हिंदुत्व के नाम पर, और कुछ नहीं होगा तो लालू जी का डर दिखाकर। तो उनको जवाबदेह बनाने के लिए जनता ने वोट दिया है। उनको ये बताया है कि अगर आप काम नहीं करोगे तो सिर्फ लालू जी का डर दिखाकर आप वोट नहीं लेते रह सकते हैं। जनता अपना विकल्प ढूंढ सकती है, जनता अपना विकल्प बना सकती है। अभी हाल ही में चूंकि छात्रों का आंदोलन हुआ, जंतर मंतर से जो शुरुआत हुई, अलग अलग राज्यों में ये आंदोलन फैला, क्या आपको लगता है कि उसके ठीक बाद चूंकि ये चुनाव हुआ तो उसका भी कुछ लाभ आपको मिला, चूंकि युवा जो है वो सरकार से नाराज दिख रहे? नहीं, देखिए, सेंटिमेंटल तो कुछ लाभ जरूर हुआ होगा, लेकिन अगर आप वोटिंग परसेंटेज को देखेंगे, जो जिन लोगों ने वोट दिया उनको देखेंगे, तो उसमें युवाओं की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं रही है। ये दुखद है, लेकिन बांकीपुर में युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के वोट में हिस्सा नहीं लिया है। हाँ, ये जरूर है कि चैटर बनाने में, परसेप्शन में जरूर उसकी भूमिका रही है, और बच्चों पर लाठियां चली हैं तो पेरेंट्स भी कुछ जरूर नाराज होंगे, उसका असर तो पड़ेगा ही। लेकिन बांकीपुर की जीत हार में उस आंदोलन को सीधे जोड़कर देखना मुझे लगता है जीत हार से उचित नहीं होगा। लेकिन नवंबर 2025 में जब विधानसभा का चुनाव था, आपकी बातों से लोग प्रभावित थे, ये दिख रहा था, लेकिन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया। 9 महीने में अचानक अभी ऐसा क्या बदला कि आपके साथ लोग आ गए, आपकी बातों पर लोगों ने यकीन किया? 2 बातें। एक तो कि नवंबर में एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि
कहीं प्रशांत किशोर को वोट देने जाएंगे तो जंगल राज वापस ना चला आए। बिहार में जाति और धर्म से भी जो बड़ा फैक्टर है वो है लालू जी अपने लोगों को डर दिखाते हैं भाजपा का कि हमको नहीं वोट दोगे तो भाजपा चली आएगी, और भाजपा एनडीए के लोग डर दिखाते हैं लालू जी का कि हमको नहीं वोट दोगे तो जंगल राज चला आएगा। लोग उस डर से ऊपर नहीं उठ पाए। जातियों से लोग ऊपर उठे, धर्म से भी ऊपर उठे, लेकिन अंत आते आते लोग इस डर से ऊपर नहीं उठे कि कहीं ऐसा ना कि जनसुराज का एक्सपेरिमेंट करने जाएं और लालू जी का जंगल राज वापस चला आए। और यही बात मुसलमानों में रही कि भाई हम कहीं प्रशांत किशोर को वोट दें और भाजपा की सरकार आ जाए। वो डर बांकीपुर में नहीं था। लोगों को मालूम है भाजपा की सरकार है, रहेगी। लोगों को मालूम है आरजेडी विपक्ष में है, वो रहेगा। तो लोगों ने उस डर से ऊपर उठकर निर्णय लिया, और जब निर्णय लिया तो आपको सामने दिख गया। ये तो ठीक है, उपचुनाव था तो लोगों के सामने ये बंदिशें नहीं थी, तो फिर अगले आम चुनाव में फिर यही समस्या आ सकती है। आ सकती है। इसलिए अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। जाति की दीवार टूटी, लेकिन ये तो दिख जाति की दीवार टूटी है। मैं आपको पहले भी कहता रहा हूँ, और यहाँ के पत्रकारों के बार बार सवाल करने के बावजूद ये कहता रहा हूँ कि बिहार को ये सिर्फ जातिगत राज बताना आप बिहार के प्रति पूर्वाग्रह को आपका पूर्वाग्रह दिखाता है। बिहार में भी जाति उतनी ही है जितनी दूसरे राज्यों में है, थोड़ा कम या ज़्यादा। और जब जब इस देश में जातियों से ऊपर उठकर लोगों ने वोट किया है, तब तक बिहार में भी लोग जातियों से ऊपर उठकर वोट किए हैं। 1984 की घटना देख लीजिए, इंदिरा जी की मृत्यु के बाद अगर पूरे देश में लोगों ने वोट दिया कांग्रेस को, तो बिहार में भी लोगों ने दिया। 1989 में अगर पूरे देश में बोफोर्स के नाम पर अगर बीपी सिंह को वोट पड़ा तो बिहार में भी वोट पड़ा। 2014 में मोदी जी के चेहरे पर अगर वोट पूरे देश में पड़ा तो बिहार में भी लोगों ने जाति से ऊपर उठकर मोदी जी को वोट दिया। 2019 में पुलवामा के नाम पर अगर लोगों ने वोट दिया तो बिहार में भी लोगों ने वोट किया है। तो ये दिखाता है कि कभी कोई घटना, कोई व्यक्ति, कोई नैरेटिव अगर समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कभी किसी ने किया है तो अन्य राज्यों के भांति बिहार के लोग भी जाति से ऊपर उठकर उन्होंने भी वोट किया है। जरूरत इस बात की है कि कोई व्यक्ति, कोई नैरेटिव ऐसा बने। आने वाले समय में आपको बिहार की राजनीति में क्या बदलाव दिखता है? हालांकि अभी वक्त है विधानसभा में और लोकसभा में भी, और इस बीच आपने बीजेपी को संभलने का भी मौका दे दिया है। कई ऐसे उपचुनाव भी हैं जहां उपचुनाव के बाद जो सत्ताधारी दल है उसने अपना प्रदर्शन अपना बेहतर किया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं उनमें से नहीं हूँ जो चाहता है कि सरकार बिल्कुल काम न करे और उससे मेरा फायदा हो। मैं चाहता हूँ कि सरकार काम करे, अच्छा काम करे। आप कहें संभलने का मौका, मैं चाहता हूँ कि भाजपा संभले, सरकार अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री बनाए, काम करे। बिहार का की तरक्की होनी चाहिए। मुझे भी लोग आकर कहते हैं भैया सम्राट चौधरी रहेंगे तो आपका ही सबसे फायदा है। मैं उस तरह की राजनीति नहीं करता हूँ। भाई अमेरिका में भी तो बहुत तरक्की हो गई, तो क्या वहाँ विपक्ष और पक्ष और विपक्ष नहीं है? बिहार आगे बढ़ना चाहिए। अगर 4 बरस में बिहार और पीछे चला जाएगा तो उसके बाद अगर हमको सत्ता मिल भी जाए तो हमें तो और मुश्किल मेरे लिए बढ़ेगी। बिहार की तरक्की नहीं रुकनी चाहिए। तो अगर भाजपा बांकीपुर के हार से सबक लेकर संभलती है, बेहतर सरकार का सरकारी कामकाज होता है, भ्रष्टाचार कम होता है, यहाँ पर फैक्ट्रियों को लगाने की कोशिश होती है, रोजगार आता है, पलायन रुकता है, तो ये अच्छी बात है। मैं उसका स्वागत करता हूँ। बूथ मैनेजमेंट के लिए तो बीजेपी जानी जाती है, आपने ऐसा क्या प्रबंधन किया, किस तरह से ये इलेक्शन मैनेजमेंट किया? देखिए, ये अब देखिए राजनीतिक बात है, ये भौकाल है बीजेपी का। कोई बूथ मैनेजमेंट वगैरह हमने भी बीजेपी के साथ 2 साल काम किया है। ये भौकाली बहुत है। सामने वाला आदमी कुछ नहीं करता है तो ये लोग उसको जीतने के बाद हल्ला मचा देते हैं कि हमारा ही सब बूथ मैनेजमेंट है। इस बार मैं भी 28 दिन में पूरा बांकीपुर का किला, इनका राजनीतिक किला ध्वस्त हो गया। कहीं बूथ पर इनके लोग नहीं दिखे, और जबकि हम लोग के लोग हर जगह बूथ पर आपको दिखे होंगे, बैठे रहे, 5 बजे तक बैठे रहे। भाजपा का क्या है, ये बांकीपुर इसलिए जीत रहे थे क्योंकि लालू जी को कोई वोट दे नहीं सकता है, और इन्होंने हर गली मोहल्ले में 4-5 लुच्चे बदमाश ठगों को अपनी जिम्मेवारी दे रखी थी। वो लोग ठेका एक तरीके से लेके कि भैया हम अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में आपको वोट दिलवा देंगे। वोट उनकी वजह से नहीं मिलता था, वोट तो लालू जी के डर के वजह से मिलता था। तो इनकी दुकानदारी चलती थी। इस बार जैसे ही लोगों को विकल्प मिल गया तो ये जितने ठग बदमाश हैं वो लोग का कलई खुल गया, और वही लोग तो बदमाशी कर रहे थे चुनाव के दौरान। आप देख रहे थे बोरिंग रोड के 21 नंबर वार्ड में, 22 नंबर, 23 नंबर, जो पॉश इलाके हैं, यहाँ पर जिस तरह की पुलिस के साथ मिलकर गुंडागर्दी हुई है, अगर वो नहीं हुई होती तो यहाँ पोलिंग परसेंटेज 10% और ज़्यादा होता और भाजपा और बड़े अंतर से हारती। लेकिन भाजपा को ये आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि जो हर मोहल्ले में आपने बदमाशों को खड़ा किया है, जो आरजेडी वाले हरा गमछा हिलाते हैं, ये आजकल भगवा गमछा हिला रहे हैं। मोदी जी विधानसभा चुनाव में आके एक जगह कहीं शायद गमछा हिला दिए हैं। तो भाजपाइयों ने भी अब भाजपा के जो इतने ठग बदमाश हैं
उन्होंने भी अपना ये कल्चर बना लिया है कि भगवा गमछा को हिलाते हैं लोगों को डराने के लिए। तो भाई गमछा अगर हिलाओगे तो चाहे हरा हिलाओ या भगवा हिलाओ, पब्लिक को पसंद नहीं है। आरजेडी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई, क्या आपको वजह लगती है तेजस्वी यादव की राजनीति अब क्या आपको लगता है खतरे में दिखती है? उनकी जगह आप लेंगे, कौन निशाने पर होगा? भाई आप चुनाव के दौरान 1 महीना यूरोप घूमिएगा तो राजनीति तो खतरे में आ ही जाएगी। राजनीति क्या, आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। आप मान लीजिए पत्रकार है, अभी चुनाव है, 1 महीना आप यूरोप घूमने चले जाइएगा तो आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। तो राजनीति भी उससे अलग नहीं है। कह रहे भाई कौन, भाई आपको आप प्रशांत किशोर ने तो यूरोप भेजा नहीं था, भाजपा वालों ने भेजा हो तो मैं जानता नहीं हूँ, वो उनको बताना चाहिए। ईडी सीबीआई ने अगर भेजा था तो वो बता दे कि क्यों यूरोप गए थे। भाई आप 1 महीना रहते, आप संघर्ष करते, आप भी लोगों के बीच में जाते। लेकिन ये क्या है, ये तो जमींदारी वाली बात है कि मैं आऊँगा, एक दिन सबको हाथ हिलाऊंगा और सारा यादव हमको दे देंगे, सारे मुसलमान हमको दे देंगे। उस तरह की राजनीति ये लोग करते हैं। कई लोगों को ये भी लग रहा है कि अगले चुनाव में प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, एक मजबूत विकल्प यहाँ खड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या इसकी कोई संभावना? हम अपने साथ, अपने विचार के साथ हैं, अपने इस प्रयास के साथ हैं जहाँ मैं बिहार में तरक्की चाहता हूँ। कांग्रेस ने यहाँ 40 वर्ष राज किया है, क्या किया है उन्होंने? जो बिहार में जंगल राज 15 साल चला, उसमें एक बड़े समय काल खंड में कांग्रेस ही तो हिस्सेदार थी। तो जब तक वो ना सुधार हो जाए तब तक किसी भी दल के साथ जाने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ सरकार, पक्ष विपक्ष, विधायक, सांसद बनने नहीं आए हैं। हम लोग को बिहार में सुधार चाहिए और सुधार करने में 10 साल, 15 साल, 20 साल लगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग सुधार के किए बगैर नहीं मानने वाले। लेकिन लक्ष्य तो होगा ना कुछ कि अगले चुनाव में क्या प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? दक्षिण भारत का विजय क्या यहाँ देखने को मिल सकता है? लक्ष्य है बिहार में, समाज में ये इस बात की स्वीकृति हो कि नहीं, जो बात जनसुराज में बताया जा रहा है वो अच्छा है, इससे बेहतरी होगी, इससे बच्चों के लिए पढ़ाई होगी, रोजगार होगा, पलायन बंद होगा और बिहार के लोग भी बिहारी कह के गौरव महसूस करेंगे। ये स्थिति पैदा की जा सकती है। सम्राट चौधरी के इस्तीफे को लेकर, उनके चेहरे को बदले जाने को लेकर आपने चुनाव प्रचार में काफी बातें कही, लेकिन एक चुनाव का नतीजा आखिर क्यों किसी दल को मजबूर करे कि वो मुख्यमंत्री बदल दे? भाई न करे तो अगला चुनाव फिर हारे। ये तो उनको निर्णय लेना है कि जब आप अपना सबसे मजबूत सीट पे चुनाव हार जाते हैं, इसके बावजूद अगर आप उसी नीति के साथ आगे बढ़िएगा, फिर वही कहिएगा कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो जीत जाएगा, वही सम्राट चौधरी के नाम पर जाइएगा, वही इन अपराध और अपराधी इनकाउंटर की राजनीति कीजिएगा, तो अगला चुनाव फिर होगा, उसमें फिर हारिएगा। राज्य में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार और बांकीपुर को विधायक मिल गया जनसुराज का, तो कहीं खामियाजा बांकीपुर की जनता को तो नहीं भुगतना पड़ेगा विकास कार्यों में? क्या भुगतना पड़ेगा? ये तो लोग डर दिखाते हैं। क्या मतलब, क्या आप एग्जीबिशन रोड को मार के तोड़ दीजिएगा? फ्रेजर रोड में लोगों के घर पे बुलडोजर चलवा दीजिएगा? और अगर कीजिएगा तो जनता छोड़ देगी आपको? भाई बांकीपुर की जनता ने विधायक, बांकीपुर की जनता का या राज्य की जनता का ये हक है, जिसको चाहे जिता दे। अगर आप विंडिक्टिव होकर उसको परेशान कीजिएगा तो अगला लोकसभा का वोट लेने आइएगा कि नहीं आइएगा? तो और हरा देगी जनता। पत्नी भी इस बार काफी एक्टिव दिखी चुनाव प्रचार में। हाँ, तो कई जगह हमने देखा कि वो लोगों से मिल रही थी कि कैसे सहयोग लिया। तो ये तो क्या आप लोग पत्रकार है, कोई अगल बगल बैठा उसको आप लोग माइक लगा देते हैं। मेरे घर का कोई राजनीति में नहीं है, आगे भी नहीं आएगा। किसी ने दिखाया, मेरा लड़का आया था, भाई चुनाव प्रचार चल रहा था, वो हॉस्टल में पढ़ता है, मैं नहीं जा सका उसको छोड़ने, तो एक दिन मिलने आया। इसमें इससे क्या लेना देना? जो बच्चा अभी 10th 11th क्लास में पढ़ रहा है उससे क्या लेना देना राजनीति का?